Hello everyone. This video is basically based on the concept of the classes and object in Java. So we will study in detail what are the classes and how we can create objects, what are the different types of the creation of object methods in Java. So first of all, we have to discuss what is an object in Java. As we know, objects means that real world examples. If you can see, there is pencil, apple, book, bag, and board. These all are the objects, real world objects. So a class is basically a collection of these type of the real world objects. So a class contain data declaration, which can be static and instance variables, and method declaration, which means behavior. So जैसे कि हमें पता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का एक स्टेट होता है और एक बिहेवियर होता है. स्टेट मीन्स अगर आप ये देख रहे हैं पेंसिल, पेंसिल का कलर ग्रीन है, इस पेंसिल का कलर ब्लू है, इस पेंसिल का कलर येलो है, ये इसका अपना स्टेट है. बट मेथड मीन्स व्हाट? मेथड क्या मतलब हुआ? ये पेंसिल काम क्या करती है? तो काम क्या करते हैं? पेंसिल लिखने के काम आती है. जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कलर्ड पेंसिल है, तो ये ड्राइंग काम आती है. एप्पल, एप्पल का एक स्टेट है. स्टेट क्या है? रेड कलर का एप्पल है एंड लीव्स आर ग्रीन. ये इसकी स्टेट है. बट बिहेवियर क्या है कि ये दैट इज ए फूड मटेरियल. इन द सेम मैनर book is there. An entity that has state and behavior is known as an object. For example, chair, bike, marker, pen, table, car, etc. It can be physical or logical, physical or logical objects. Like physical objects are also called as the tangible objects, and the logical objects are called as intangible objects. For example, if we say tangible object, ये सारे आपको जो नजर आ रहे हैं सब tangible objects हैं. Why they are called as tangible objects? क्योंकि हम इनको छू सकते हैं. We can touch them. And intangible objects क्या होते हैं? जिनको हम छू नहीं सकते. We cannot touch. Intangible. और फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते. लॉजिकल एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि स्टूडेंट. स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट, इज इन क्लास बेसिकली. एंड स्टूडेंट, अगर हम कहें कि एक स्टूडेंट का नाम लेके राम इज ए स्टूडेंट, राम इज एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑफ विच क्लास? स्टूडेंट क्लास. द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल सिस्टम इज student, right? An object has three characteristics. Major तीन characteristics होती हैं object की. एक state which represent the data value of an object. Behavior वो functionality represent करता है. जैसे कि हम मेरी एक previous video है, accounts हमने create किया था, accounts की एक class create की थी और उसके बाद हमने उसकी object बनाया था. फर्दर हमने उसको ऑब्जेक्ट की एरे बनाया था और एरे बना के उसमें से सर्चिंग की थी, जिसके अंदर हमने डिपॉजिट एंड विड्रॉ का एक एग्जांपल लिया था. वो उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. उस क्लास के थ्रू मींस अकाउंट्स क्लास में हमने डिपॉजिट एंड विड्रॉ बनाया था, जो कि अकाउंट्स का बिहेवियर शो करता है. आइडेंटिटी मींस ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग इट्स ओन आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक अकाउंट्स का वेरिएबल बनाया, उस अकाउंट्स के वेरिएबल को हम कहते हैं, लेट्स सपोज आई विल टेक एन एग्जाम्पल. Suppose there is a class accounts is there, and I had created a object. Accounts class का एक object आप बना लेते हैं. Accounts A equals to new accounts. ये हमारा तरीका होता है जावा में object बनाने का. तो ये object, ये A क्या है? ये A एक object है. किस क्लास का? Accounts क्लास का. और ये accounts जो होता है ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है. और ये जो A ऑब्जेक्ट है, ये A ऑब्जेक्ट जो है इसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है. उस आइडेंटिटी जब ये डिक्लेयर होता है, वो डिक्लेरेशन इसकी आइडेंटिटी कहलाता है, जो कि हमारा JVM रिकॉग्नाइज कर सकता है. अगर हम कहें एक और हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स B इक्वल्स टू न्यू अकाउंट्स.
तो हम एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि सेम अकाउंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसको भी, इसकी अपनी आइडेंटिटी होगी, वो यूनिक आइडेंटिटी जो है उसके थ्रू वो पहचाना जाएगा JVM के थ्रू। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे को आइडेंटिटी की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, अगर हम एक स्टूडेंट क्लास है, लेट सपोज कि एक BCA और MCA के स्टूडेंट की क्लास है, उन क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट इज एक क्लास हो गई, एक ब्लूप्रिंट हो गया, और जितने भी स्टूडेंट्स उस क्लास में पढ़ते हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं। तो हर ऑब्जेक्ट का एक अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे कि रोल नंबर से आप हर ऑब्जेक्ट को, हर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को अलग से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास जो हम क्लासेस बनाते हैं, उनके जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उनकी भी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसके थ्रू हमारा JVM उसको इंटरनली पहचान सकता है। So characteristics of object state, it represent the data in an object. अगर आप एक क्लास बनाते हो तो उस क्लास के अंदर अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कोई एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे स्टेट कहलाता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई विल क्रिएट for example, class account. In this class, I am declaring integer, account number, balance, string, name, type of account, etc. Then we are saying get data, get function, put function, deposit, and withdraw. Then we have to say public static void. Okay, so I will write it properly. Public static void main string args curly braces. Then I have to say account A equals to new account. So इस पूरी क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर हम समझते हैं कि हमारी स्टेट क्या है और बिहेवियर क्या है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे, ये वेरिएबल्स इस क्लास की स्टेट बताते हैं। ये जो मेथड्स हैं, ये इसका बिहेवियर डिफाइन करते हैं। और जो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसकी आइडेंटिटी डिफाइन करती है। ठीक है, अगर सपोज करो आपके पास एक और ऑब्जेक्ट बनाना था, तो आप इसको नया ऑब्जेक्ट नए नाम से ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप ए नाम से ऑलरेडी एक अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, तो आप दोबारा इसको ऑब्जेक्ट को सेम नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर अकाउंट का एक अपना आइडेंटिटी होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया स्टेट आइडेंटिटी का। सो 3 चीजें हो गई, स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी। अगर हम एक क्लास के बारे में बात करें, जो स्टेट है उसके मेंबर्स, जो डेटा मेंबर्स, इनको हम डेटा मेंबर्स भी बोल देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स। जितने भी वेरिएबल्स आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो और वेरिएबल्स, इनका नाम हम फील्ड्स भी बोल देते हैं समटाइम। तो ये जितने भी वेरिएबल हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, वो सारे हमारे डेटा मेंबर्स या वेरिएबल या फील्ड कहलाते हैं। और जितने भी फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं, तो हम उनको मेथड्स
या और मेंबर फंक्शंस भी बोलते हैं, मेंबर functions. These are the name which is being used for these type of functions which is declared inside the class. So now definition. Object definition can it is an object, it is in real world entity. An object is in runtime entity. An object is an entity which has state and behavior. The object is an instance of a class. ये सारी चीजें हम ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं. रियल वर्ड एंटिटी मीन्स जैसे हम रियल वर्ड की किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज को, इसके लिए हमें नाउन की डेफिनेशन याद रखनी होती है. नाउन की डेफिनेशन क्या कहती है हमारी? ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग इज कॉल्ड एज रियल वर्ल्ड एंटिटी. और थिंग्स मीन्स जैसे आप थिंग्स बोलते हो वो सब कुछ आ जाता है. ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग. ए पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग, प्लेस मीन्स कोई जगह का नाम बता सकते हैं आप, एंड थिंग्स मीन्स एनीथिंग विच इज एग्जिस्ट इनटू द वर्ल्ड, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है. एन ऑब्जेक्ट इज इन रन टाइम एंटिटी. जब आपका ऑब्जेक्ट, जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं तब हमारा क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हम कैसे और डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी एंटिटी है जिसका कुछ स्टेट और बिहेवियर है. और हम इंस्टेंस भी बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास. सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच यूज्ड फॉर अ ऑब्जेक्ट. Now, what is a class in Java? A class is a group of objects which have common properties. Example मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जैसे अगर हम स्टूडेंट क्लास के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हुआ? एक क्लास में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट जो होंगे वो ऑब्जेक्ट होंगे. अब देखो उस क्लास के लिए उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का एक कॉमन बिहेवियर होगा. वो कॉमन बिहेवियर क्या होगा? लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट. उस स्टूडेंट के लिए जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, लेट सपोज हम कहते हैं रोल नंबर, हम कहते हैं नेम, हम कहते हैं क्लास और सब्जेक्ट्स. सपोज हम ये कॉमन वेरिएबल्स लेते हैं. तो अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करती हूँ S1, उसके पास भी ये सारी चीजें होंगी. और हम कहते हैं S2, दैट विल ऑल्सो बी कैरिंग द सेम थिंग. So ये a class is a group of object which has common properties. तो S1 and S2 जो हैं उनकी common properties होंगी. क्या common properties होंगी? रोल नंबर होगा, हाँ, स्टूडेंट 1 का रोल नंबर भी होगा और स्टूडेंट 2 का भी रोल नंबर होगा. स्टूडेंट 1 का कोई नाम होगा, स्टूडेंट 2 का भी नाम होगा, उसकी कोई क्लास होगी और उसके सब्जेक्ट होंगे. सो हम कह सकते हैं इट इज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट from which objects are created. It is a logical entity. It cannot be physical. A class in Java can contain fields. फील्ड्स मैंने आपको बताया जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल्स, डेटा मेंबर जिनको बोलते हैं उनको हम फील्ड्स भी बोलते हैं. मेथड्स जो कि हमारे मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, नेस्टेड क्लास भी होती है और उसी के अंदर इंटरफेस भी होते हैं. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी ये क्लास क्या क्या कंसिस्ट कर सकती है. तो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड डिक्लेरेशन और यू कैन से बॉडी ऑफ मेथड. तो मेथड डिक्लेरेशन कैसे है? ये हमारा क्लास है, एक क्लास आ गई, क्लास है हमारी नेम्ड इज माई क्लास, दिस इज क्लास, और ये हमारा पूरा मेथड हो गया. ये मेथड क्या नाम है इसका? मेथड का नाम हो गया मेन, यानी कि ये मेरा मेथड नेम है, ये यूनिक हो गया. ये इसका रिटर्न टाइप हो गया. ये इसका
Static means whether it has been final or not. So static declare किया हमने इसको. These are the arguments and this is the body. ये आपके function की body होगी. क्या कर रहा है? What function is being performed? Function performed by a method. ये हमारा defined होता है into the method declaration body. So अब ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जाम्पल. हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड क्लास रहेगा मेन विद इन द क्लास और मेन विद आउटसाइड द क्लास. तो हम दो तरीके से अपने क्लासेस को बना सकते हैं. एक तो हम क्लास के अंदर ही मेन डिफाइन करें, एक हम दूसरी क्लास के अंदर मेन डिफाइन करें. तो दोनों तरीके से हम कर लेते हैं. पहला ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जाम्पल मेन विद इन क्लास. क्या हुआ, हमने क्लास बनाई, उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम, दो वेरिएबल डिक्लेयर करें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर दिया, स्ट्रिंग args कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ये हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया. और हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s1 डॉट id, क्योंकि मैं इसके थ्रू ही इनको रेफर कर सकती हूँ, तो s1 डॉट id बना लिया और s1 डॉट नेम को मैंने उसको कॉल करा लिया. तो अभी क्योंकि देखो हमने इसमें कोई वेरिएबल कोई वैल्यू हमने डाली नहीं है, तो इसलिए वो नल वैल्यू ही हमें रिप्रेजेंट करेगा. तो इसका जो आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट क्या होना चाहिए, उसका आउटपुट होगा 0 एंड नल. वाई 0 एंड नल? देखिए ये आईडी है, बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू लेगा हमारा जावा का कंपाइलर जो वैल्यू इनिशियलाइज करता है वो हमारी वैल्यू इनिशियलाइज करता है 0 एंड नल. इंटीजर या न्यूमेरिक जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनको वैल्यू 0 देता है, और जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको नल डिक्लेयर करता है. ये हमारा मेन मेथड हो गया. इसके अंदर हमने इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया s1. जैसे ही हमने s1 डिक्लेयर किया, मेमोरी के अंदर इसको एक मेमोरी एलोकेट हुई. कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, जैसे कि इसमें इंटीजर हमने पहले डिक्लेयर किया है, उसका नाम है id, और इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स इन जावा, ये हमें पता है. और स्ट्रिंग जो होगा ये स्ट्रिंग टाइप का होता है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर नल इनिशियलाइज कराया जाता है. ये इसका नेम हो गया, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नल इनिशियलाइज कराते हैं और इसके अंदर 0 इनिशियलाइज कराते हैं. तो ये एक s1 को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी. अब इन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमारे को s1 यूज करना पड़ेगा. तो हम s1 डॉट id यूज करेंगे टू एक्सेस दिस वैल्यू, id वैल्यू, और s1 डॉट नेम हम यूज करेंगे टू एक्सेस दिस एरे और स्ट्रिंग नेम. तो ये हमारा तरीका रहता है टू एक्सेस द मेंबर्स, और ये हमारा मेन जो है वो क्लास के अंदर ही है. दूसरा मेथड होता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जाम्पल. दूसरा मेथड है ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जाम्पल मेन आउटसाइड द क्लास. अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्लासेस हैं, जैसे कि हमें पता है कि हम जावा के अंदर एक से ज्यादा क्लास, मल्टीपल क्लासेस कैन बी यूज्ड, मल्टीपल क्लासेस कैन बी डिक्लेयर इन ए जावा प्रोग्राम. सो multiple classes can be declared in a single Java program. अब इसमें अगर हम कहते हैं कि एक हमारी क्लास है क्लास ए, ये हमारी क्लास है, इसके अंदर हमने मेंबर्स डिक्लेयर कर दिए, मेंबर फंक्शन बना दिए. दूसरी हमारी क्लास हो गई क्लास बी, इसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिक्लेयर किया. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास अगर दो क्लासेस हैं तो हमें
प्रोग्राम, जावा का जो प्रोग्राम है वो किसके नाम से सेव करना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर ये है तो हमारा आंसर क्या होगा कि हमें प्रोग्राम को उसी नाम से सेव करना चाहिए जिस जिस क्लास के अंदर मेन डिक्लेयर है। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर बी क्लास के अंदर मेरा मेन डिक्लेयर्ड है, तो मुझे इस प्रोग्राम का नाम देना चाहिए बी डॉट जावा, क्योंकि ए डॉट जावा की अलग से डॉट क्लास फाइल बनेगी, ए डॉट जावा की अलग से क्लास फाइल बनेगी। मतलब आप जब इसको कंपाइल करेंगे तो आपके पास दो फाइलें बनी आएंगी, ए डॉट क्लास और एक बनी आएगी बी डॉट क्लास। तो अब जो बी डॉट क्लास है उसके थ्रू ही हम इसको रन कराएंगे। रन क्यों कराएंगे, क्योंकि इसी के अंदर मेन है और हमें ये पता होना चाहिए कि जावा का जो प्रोग्राम है उसके लिए मेन को कॉल करना जरूरी है। तो मेन हमें किस क्लास में मिल रहा है, बी में। तो जब हम जावा, जैसे आप जावा सी कंपाइल करते हो, मैंने कहा बी डॉट जावा इसी के नाम से सेव करूंगी, क्योंकि मेन के अंदर, मेन मेरा जो है वो बी के अंदर है। तो जब मेरे को, जब कंपाइलेशन हो जाएगा बिना एरर के, सिंटेक्स एरर सारी रिमूव हो जाएंगी, तो ये दो क्लासेस मिलेंगी। अब हमें रन करना है, रन करने के लिए आप क्या करेंगे, जावा बी को ये रन करोगे। जैसे ही जावा बी को रन करेंगे तो ये मेन हमारा कॉल होगा और यहाँ पे हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू न्यू ए। मीन्स अगर मुझे इस क्लास के मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना है तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी देखो आप, यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट इंटीजर आईडी स्ट्रिंग नेम। तो मेरे पास एक क्लास हो गई स्टूडेंट क्लास, जो मेरी क्लास है जिसके अंदर हमारे पास है डेटा मेंबर्स। और वेरिएबल्स और फील्ड्स आप कह सकते हो उनको। एंड दूसरी मेरी क्लास ये है, ये क्लास आपकी यहाँ पे बनी हुई है, ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हो गई है। अब हमने दूसरी क्लास बना ली, क्लास टेस्ट डेट स्टूडेंट 1। इसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिक्लेयर किया, जिसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम इसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, s1.id s1.name। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ऑल्दो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी 0 और नल ही रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इनको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है। तो ये हमारा लॉजिक होता है। इस प्रोग्राम को मुझे जब सेव करना होगा तो मैं सेव करूंगी टेस्ट स्टूडेंट 1.java। सो टेस्ट स्टूडेंट 1.java से जब मैं इसको सेव करूंगी तो जब कंपाइल करेंगे, मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। test1.java और student डॉट क्लास नाम से एक फाइल हमारी बन जाएगी। तो हम अभी एक बार एग्जीक्यूट करके इनको देख लेते हैं। So I'm creating a program class with main method. So this is my program heading, class student integer id string name. So these are the my members. Now I am saying public static void main string args curly braces. You have to close curly braces again and then close. So now what I have to do, student spelling ठीक होनी चाहिए, student s1 equals to new student now you can say system dot out dot print ln id and same system dot out dot print ln name. Save it,
सेव कर लेते हैं हम इसको। सेव एज, किसके नाम से सेव करेंगे? स्टूडेंट डॉट जावा, स्टूडेंट डॉट जावा। सेव कर देते हैं इसको। इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, सो नो करते हैं। स्टूडेंट अंडरस्कोर 1, इसको यहां से आप कॉपी कर सकते हो। फाइल सेव एज कंट्रोल V डॉट जावा, यहाँ पे आप कोड्स क्लोज कर लेना। सेव। अब हमें क्या करना है? हमें CMD जाना है। मेरा क्योंकि जावा प्रोग्राम ई ड्राइव पे है, तो हमें जावा प्रोग्राम में पहले शिफ्ट होना होता है। ये आप लोगों को पहले से ही पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियोस आप मेरी देख सकते हो। नाउ यू हैव टू कंपाइल। सी आप यहाँ पे डायरेक्टरी में देख सकते हैं स्टूडेंट डॉट जावा, स्टूडेंट 1 डॉट जावा। तो ये मेरा एक प्रोग्राम बन चुका है जो डॉट जावा के नाम से सेव्ड है। CLS जावा सी स्टूडेंट, S कैपिटल है, स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 डॉट जावा। कंपाइल कर ले आप इसको। इसमें अगर कोई एरर होगी तो हम यहाँ पे एरर रिमूव करेंगे। सो एरर है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्लास का नाम बदल दिया था, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बदला था। क्लास यहाँ पे यूज नहीं किया था कंस्ट्रक्टर में और यहाँ पे, तो इसलिए हमको ये एरर दे रहा है। सेव कर लीजिए इसको। नाउ अगेन यू हैव टू कंपाइल। नेम के लिए कुछ एरर दे रहा है, ID और नेम। हाँ, ID और नेम की इसलिए एरर दे रहा है। देखो यहाँ पे मैंने यूज किया ID और नेम। हम इस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्लास के डेटा मेंबर्स हैं। इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आपको इसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा। ये मैंने जानबूझ के रखा था ताकि आप लोगों को पता हो कि एरर आती है अगर हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम रेफर नहीं करते हैं। तो जावा सी, नाउ इट इज बीन क्लियर्ड। जावा student underscore 1. So see there is a class dir. If you want to see only class file, then you can say class. So all class files will be there. ये आ गई हमारे पास student underscore 1 dot class. तो आप इसको आप जावा से को एग्जीक्यूट कर सकते हो student underscore 1। तो इसने आंसर दे दिया 0 एंड नल। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं किया, इसलिए। तो ये एक मेथड हो गया हमारा, जिसके अंदर हमने क्लास के अंदर ही मेन को डिक्लेयर किया है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेते हैं। मेन आउटसाइड द क्लास। इसका क्या मतलब हुआ कि एक क्लास के अंदर हम मेन डिक्लेयर करेंगे और एक क्लास के अंदर हम सेम ले लेती हूँ मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर 1। यहाँ पे हम कहते हैं इंटीजर ID सेमीकोलन स्ट्रिंग नेम। ये मेरा क्लास यही खत्म हो गया, पहली क्लास। दूसरी क्लास हमारी हुई क्लास, हम इसको लेते हैं क्लास। क्लास एक कीवर्ड है तो इसलिए हमारा केस सेंसिटिव है। हमें इसको टेस्ट करना है। हम कहेंगे टेस्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट। कोई भी आप नाम रख सकते हैं, यूजर डिफाइंड वर्ड है। आपको इसके अंदर कन्वेंशंस याद रखने पड़ेंगे आपको। अब देखिए ये क्लास हो गई। इसके अंदर हम क्या डालेंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पहले हमने क्या किया था? उसी के अंदर, उसी क्लास के अंदर हमने एक मेन को डिक्लेयर कर लिया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं? दूसरी क्लास बनाई है हमने, हम उसके अंदर मेन डिक्लेयर कर रहे हैं। अब हमें टेस्टिंग करनी है अपनी स्टूडेंट क्लास की। हम कहेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर 1। इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। अब हम क्या कहेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट println ID S1 सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। S1 डॉट ID प्रिंट कर दिया हमने एंड हम इसको S1 डॉट
नेम प्रिंट कर देंगे। सेव कर लो। अब आप कंपाइलेशन पे आ जाइए। CLS करते हैं, dir करते हैं, ऑफ कोर्स हमारी फाइल पड़ी हुई है, हमें पता है, जावा सी। अब देखो student1.java को अगर मैं कंपाइल करती हूँ तो मुझे एरर दे देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि जो student1 है उसके अंदर तो मेन ही एग्जिस्ट नहीं करता। देखो एरर आप, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है तो ये एरर्स दिखाई दे रही है हमें, और ये एरर मुझे ये बता रहा है ये देखिए ये एरर है हमारी क्लास। देखो एरर क्या है, student1.java 11 एरर मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग दिस एंड एरर। सो आपके पास ये मेन है ही नहीं, ये क्लास है ही नहीं, मेन है ही नहीं इस क्लास में, तो हम क्या करें? तो अब हमें क्या करना चाहिए था, जो हमारा ये प्रोग्राम था इसको हमें सेव करना चाहिए था। फाइल सेव एज, किस नाम से? जिस क्लास में हमने अपनी मेन को डिक्लेयर किया है, हमने अपने मेन को डिक्लेयर किया है, उसी क्लास के नाम से इसको सेव करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, फाइल सेव एज, उसी प्रोग्राम फाइल में यहाँ पे आप लिख दो .java, इसके नाम से आप इसको सेव कर लो। अब क्या करोगे, अब आप कंपाइल करो, CLS टेस्ट जावा सी टेस्ट _student .java, इस नाम से फाइल सेव हुई है हमारी। Again it is giving an error, so some problem will be there. Okay, so first of all the curly brace semicolon has been given. Now it has been executed java test _student, तो सेम वैल्यू आ गई, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम था, लेकिन क्या फर्क था, एक के अंदर हमने एक क्लास बनाई और उसी के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया, दूसरे के अंदर हमने दूसरी क्लास बनाई और हमने इसको मेन को उसके अंदर डिक्लेयर किया। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो आई विल राइट द सेम कोड अगेन। सो देखो आपके पास दो प्रोग्राम्स हो गए, एक प्रोग्राम था मेन आउटसाइड द क्लास, सॉरी मेन, दिस इज मेन इनसाइड द क्लास और दिस इज मेन आउटसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास मींस क्लास student1 बनाया, उसी के अंदर हमने मेंबर्स को डिक्लेयर करा और उसी के अंदर हमने मेन को डिक्लेयर करके और उसके ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करके हमने उसको एक्सेस कर दिया उसके मेंबर्स को। आउटसाइड वाले को देखा तो हमने एक क्लास बना ली जिसको हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई जिसके अंदर हमने मेन को डिक्लेयर करा और फिर हमने ये काम करा, मतलब इतना जो पोर्शन था वो हमने किसी दूसरी क्लास के अंदर डाल दिया। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन द मेन इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंट वेज ऑफ डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट। तीन तरीके से कर सकते हैं हम, बाय रेफरेंस वेरिएबल, बाय मेथड और बाय कंस्ट्रक्टर। तो कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराएंगे वैल्यूज? तो इनिशियलाइजेशन या तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए आप, क्लास स्टूडेंट इंटीजर आईडी स्ट्रिंग नेम अभी हमने बनाया है, जो ये क्लास, ये एग्जांपल था, ये आउटसाइड द क्लास था, मेन आउटसाइड द क्लास, क्योंकि ये क्लास हमारा के अंदर है हमारे मेंबर्स और इसके अंदर हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारे पास मेंबर्स हैं और टेस्ट स्टूडेंट 2 के अंदर हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम वैल्यू इनिशियलाइज करा सकते हैं। s1.id इक्वल्स टू 101 एंड s1.name इक्वल्स टू सोनू। अभी जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया था तो हमारे को इसने 0 और नल वैल्यू दी थी। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कोई इनिशियलाइजेशन नहीं कराया था। तो अभी हम चेक, सो दिस इज माई प्रोग्राम। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे मेंबर डिक्लेयर किया था। अब हम दे देते हैं s1.id, दो वेरिएबल है मेरे,
S1 डॉट ID 101 मेरा रिकॉर्ड नंबर दिस है। S1 डॉट नेम, अपना नाम लिख देती हूँ मैं, सेव कर लेते हैं इसको और हम इसको वापस से कंपाइल करके टेस्ट कर लेते हैं। तो जावा टेस्ट डॉट स्टूडेंट, पहले ये वैल्यू आ रही है देखो 0 नल। अब हमने ये एग्जीक्यूट कर दिया है, दोबारा वैल्यू इनिशियलाइज करके कंपाइल कर लिया है। तो अब हम इसको देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ये आ गया, जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कराई थी वो मेरी यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही हम मेन के जो हम विदाउट मेन इनसाइड द क्लास करते हैं उसमें भी सेम मेथड ही रहेगा हमारा। तो ये हमारा हो गया मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का तरीका। ये आपके पास अगर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को भी आप इनिशियलाइज करा सकते हो और फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो डेटा को। जैसे कि मैंने S1 ID और S1 नेम डिस्प्ले करा दिया और S2 ID और S2 नेम डिस्प्ले करा दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये तो तरीका हुआ इनिशियलाइज कराना। ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जांपल इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंसेस। तो हमने ये रेफरेंस दे दिया, ये हमारा कहलाता है, इसको हम कहेंगे, एक मिनट मैं समझा देती हूँ। ये जो चीज है ना हमारे पास, इसको हम ऐसे समझ लें S1 डॉट ID। तो ये बेसिकली रेफरेंस ऑपरेटर होता है हमारा। तो जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में भी समझाया था आप लोगों को कि ये S1 है और S1 के अंदर हमारे पास दो मेंबर्स हैं। एक हमारे पास है ID, एक हमारे पास है ID और दूसरा हमारे पास है नेम। तो ये इसके अंदर S1 का ही रेफरेंस देके, जैसे एरे में होता है कि हमें इसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन मिल जाती है, ऐसे ही हमारे पास जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के मेंबर्स आ सकते हैं। जैसे कि इंटीजर ID लिया हुआ है मैंने और नेम लिया हुआ है। तो S1 डॉट ID, S1 इज एन ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू इस ऑब्जेक्ट का क्या मेंबर रेफर करना चाहते हो आप, ID, तो डॉट ऑपरेटर आपने यूज किया है। ऐसे S1 डॉट नेम अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो सेम है, ये मेरा रेफरेंस ऑपरेटर और नेम इज ए area which I want to access, reference or you can say। तो नेक्स्ट हमारा क्या है मेथड, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस एग्जांपल इनिशियलाइजेशन थ्रू मेथड। अगर अब हमें इनिशियलाइजेशन मेथड करना है तो एक फंक्शन बना लेते हैं, एक मेथड बना देते हैं क्लास के अंदर और उसको मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। मेमोरी एलोकेट तो ऑलरेडी हो चुकी है, हमें उसको वैल्यू इनिशियलाइज करानी। तो हमने कैसे इनिशियलाइज कराई, हमने क्लास स्टूडेंट बनाया, इंटीजर रोल नंबर स्ट्रिंग नेम, और हमने एक फंक्शन बना लिया इंसर्ट रिकॉर्ड। इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर हमने पैरामीटर रिसीव कर लिए। रोल नंबर जो है वो मेरा R के बराबर हो गया और जो नेम है उसके अंदर n की वैल्यू आ गई। और ये मैंने एक मेथड बना लिया जिसके थ्रू मैं इसकी इंफॉर्मेशन को इसके अंदर सप्लाई कर रही हूँ। इसको सप्लाई करने के लिए अब अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हमारे को क्या समझना पड़ेगा कि हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने ये एक क्लास बनाई, ये मेरा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना, ये मेमोरी एलोकेट हुई। उसके बाद S1 डॉट इंसर्ट फंक्शन को कॉल कराया गया। जब इंसर्ट मेथड को कॉल कराया गया तो हमने दो वेरिएबल पास करा दिए। पहला वेरिएबल था R जो वैल्यू इसमें चली गई, दूसरा वेरिएबल था स्ट्रिंग जो नेम था। ये यहाँ पे ये वैल्यू इस इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर चली गई। जब ये पैरामीटर के अंदर ये वैल्यू रिसीव करेगा तो रोल नंबर की जो जो इसका मेंबर था इसकी वैल्यू R से इनिशियलाइज कर देगा और जो नेम था उसकी वैल्यू वो N से इनिशियलाइज कर देगा। और फिर ऐसे ही दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने उसकी वैल्यू, फर्स्ट टाइम जब हमने इंसर्ट रिकॉर्ड को कॉल कराया S1 के थ्रू तो S1 मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। देखो S1 का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दो चीजें मिली मुझे, ID और नेम, सॉरी रोल नंबर और नेम, ये दो चीजें मिली थी मुझे। तो पहला का रोल नंबर हो गया 101 111 और करण इसका नाम हो गया। अब अगर हमारा दूसरा S2 ऑब्जेक्ट भी बना है तो उसको भी तो यही मेमोरी एलोकेट हुई, एक रोल नंबर मिल गया उसको और एक नेम मिल गया।
और इसके थ्रू जब हम इसके थ्रू इस मेथड को कॉल कराएंगे तो अब इनिशियलाइज कराएगा, तो इसकी मेमोरी में ये इनिशियलाइज कराएगा। तो ये हमारा तरीका होता है वैल्यूज को इनिशियलाइज कराने का। अब जब हमने S1 के थ्रू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को कॉल करा, S1 के थ्रू कॉल कर रहे हैं, S1 और ये रेफरेंस ऑपरेटर है, मतलब ये बता रहा है कि ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन किसकी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन होगी, S1 की डिस्प्ले इंफॉर्मेशन होगी। तो क्या करेगा वो, S1 का रोल नंबर और S1 का नेम प्रिंट कर देगा। जब हम इस मेथड को डिस्प्ले इंफॉर्मेशन मेथड को S2 के थ्रू कॉल कराएंगे तो ये मेरे को S2 की इंफॉर्मेशन मतलब 22, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसका आउटपुट मिलेगा 111 एक ब्लैंक स्पेस और उसका करंट नाम, और फिर मुझे मिलेगा 222 और उसका आर्यन नाम। ऐसे हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो अगर हम इसको प्रोग्रामिकली करके देखें, अब हमें क्या करना है, यही हमारा क्लास बना हुआ है। इस क्लास के अंदर हमें void insert और get data बना देते हैं। get data, नाम आप कुछ भी रख सकते हो मेथड का। हमें क्या लेना है, इंटीजर r कॉमा स्ट्रिंग n, ये ले लिया हमने। और हम क्या करें, इसके अंदर हमने id को r के बराबर कर देना, id इक्वल्स टू r, और हमें नेम इक्वल्स टू n कर देना है। और बस ये खत्म हो गया, ये तो इनिशियलाइज हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें डिस्प्ले भी कराना है। तो हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, void put data, और पुट भी यूज कर सकते हो आप। इसके अंदर मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस रिसीव नहीं करे, सिस्टम डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंटलन id प्लस कोर्स में ब्लैंक स्पेस प्लस नेम, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए थे, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अब इसको इनिशियलाइज को हटा देती हूँ। इसमें तो हमने क्या कहा था, डायरेक्ट ही हम इनिशियलाइज करा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मेथड को यूज करके इनिशियलाइज कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको इनको कॉल नहीं कराना है, सब कुछ क्या कराना है हमने, अब हमने कराना है S1 डॉट गेट डेटा, इसको आप कॉल कराओ, और सिंपल S1 डॉट पुट डेटा को कॉल करा लो। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस समय आपको इसको पहले गेट डेटा जब आप पास करा रहे हो तो आपको कुछ पैरामीटर पास कराने होंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, गेट डेटा में हमारे पास मेंबर्स हैं आर और, तो हमने 111 कॉमा आर्यन लेट्स सपोज और करण, जो भी एग्जाम्पल में था नाम हम वही रख लेते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं और फिर से हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कंपाइल्ड है ये, तो हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। CLS कर देती हूँ, दोबारा से एक बार देख लेना आप, यहाँ पे कोई एरर नहीं मिली है मुझे। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। तो रन करने के लिए मुझे आ गया, अब देखो 101 111 और करण मिल गया। अगर मुझे यही एक ऑब्जेक्ट दोबारा बनाना होता, उसका नाम चेंज कर लेते, तो हम यहाँ पे दे देते S2। तो अब मुझे सेम प्रोसीजर क्या करना पड़ता, S2 के साथ भी करना पड़ता। तो S2 डॉट गेट डेटा ये हम बना लेते, और फिर हम S2 डॉट पुट डेटा दे देते। लेकिन जो गेट डेटा है उसमें हमारा मेंबर इनिशियलाइज होना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे और यहाँ पे अपना नाम दे दिया मैंने। इसको सेव किया, हम दोबारा से कंपाइल करेंगे, क्योंकि हम जितनी बार मॉडिफाई करेंगे हम उतनी बार इसको कंपाइल करेंगे। तो दोनों ऑब्जेक्ट को मेरे कॉल हो गया और डिस्प्ले करा दिया उसने जो भी एलिमेंट हमने इनपुट कराए थे और इनिशियलाइज कराए थे, इनको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर आप उसको देख पा रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास है, देखो S1 और S2 हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए। S1 के अंदर हमने ID डाला 111 और नेम डाला करण, और S2 के अंदर हमने ID डाला 222 और नेम डाला आर्यन। तो ये जो S1 और S2 है ना, वो हमारा स्टैक मेमोरी में डिक्लेयर होता है। लेकिन इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो हीप में चले जाते हैं। हीप मतलब ढेर है, बहुत बड़ा मेमोरी का एक पूरा का पूरा हीप है, वहां पे हमारा ये वैल्यू एलोकेट होता है। The object gets the memory in heap memory area
The reference variable refer to the object allocated in the heap memory area. Here S1 and S2 both are the reference variable that refer to the objects allocated in the memory. तो S1 और S2 क्या हो गए, हमारे reference variable हो गए. ये किसको रेफर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया जो हीप के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि इसकी वैल्यूज को रेफर करता है, उसको वो पॉइंट कराएगा. तो जब भी कभी हम इसके रेफरेंस के थ्रू कुछ भी आईडी या नेम को रेफर करना चाहते हैं तो एक तरह से रेफरेंसिंग कर रहे हैं. नाउ द कंस्ट्रक्टर इन जावा. जैसे हमें पता है कि क्लासेस में ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर का भी नाम आता है. कंस्ट्रक्टर देखो, हमारे पास जावा में कंस्ट्रक्टर दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो भी हमारा जेवीएम जो होता है हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देता है. ठीक है. इन जावा ए कंस्ट्रक्टर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड. सिंपल है, इसका लॉजिक सेम है कि मेथड है, ये मेथड के जैसा ही इसका बॉडी होता है. बस इसके अंदर स्पेशलाइज क्या होता है कि जो क्लास का नाम होता है वही इसके मेथड का नाम होता है. जैसे हमने अभी गेट डेटा और पुट डेटा मेथड के नाम रखे हैं, उसमें कंस्ट्रक्टर अगर मुझे बनाना है तो मुझे जो स्टूडेंट या टेस्ट स्टूडेंट नाम की जो मैंने क्लास बनाई थी उसी के नाम का एक मेथड होना चाहिए था, वो हमारा कंस्ट्रक्टर हो जाता. इट इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड. तो जब ये कब कॉल होगा, जब हमारा मेथड कॉल होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट अभी डिक्लेयर करी थी, ये क्लास हमने बनाई थी, और जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ये हम इसको कॉल करते हैं. तो इससे क्या हो रहा है, ये एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को. हमने उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है लेकिन वो कॉल कर रहा है और उसको एक मेमोरी एलोकेट कर रहा है. इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमने गेट डेटा फंक्शन कॉल कराया, हमने उसके अंदर इनिशियलाइज कराई है वैल्यू. गेट डेटा का मतलब बेसिकली होना चाहिए था हमें यूजर से इनपुट कराना है, लेकिन हमने क्या किया, उसमें इनिशियलाइज कराया. अगर हम इनिशियलाइज नहीं कराते थे तो हमें जीरो और नल वैल्यू मिलती थी. अगर हम इनिशियलाइज कराते हैं तो हमने एक मेथड बनाया था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए. उस ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज वैल्यू करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर का यूज करना होता है. तो एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. वन कंस्ट्रक्टर कौन सा, जो अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है प्रोग्राम में तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड. There are some rules for creating constructor. First rule is constructor name must be the same as its class name. Another, it must not having any return type. And the third thing is constructor cannot be abstract, static, final and synchronized. ये हमारे different type के access specifiers होते हैं. ये एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं हो सकते किसी भी कंस्ट्रक्टर के साथ. ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी फिलहाल हमें ये याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज्ड, ये हमारे एक्सेस स्पेसिफायर्स जो होते हैं वो हम यूज नहीं कर सकते फॉर आवर कंस्ट्रक्टर. दो तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा में. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं वैल्यू के लिए. तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं. एक हमने क्लास बनाई, क्लास बाइक 1. अगर हमारी क्लास का नाम है बाइक 1 तो हमारे कंस्ट्रक्टर मींस मेथड का नाम भी होना चाहिए बाइक 1. इसके अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इवन वॉइड भी नहीं देना हमें. तो हमने कहा बाइक 1 और हमने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाइक इज क्रिएटेड, और हमने मेन मेथड के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया. इस ऑब्जेक्ट को बनाने से, इस प्रोग्राम को लिखने से मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, सिर्फ एक मैसेज मुझे मिल जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है. तो ये आउटपुट क्या हुआ, देखो जैसे हमने इसको कॉल कराया ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ये कॉल हो गया कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर. जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसकी बॉडी में क्या पड़ा हुआ है, इसकी बॉडी में लिखा हुआ है बाइक इज क्रिएटेड. तो ये मैसेज मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर. सो क्लास बाइक हमने बनाई,
कंपाइलर ने उसको कंपाइल किया क्लास बाई, और एक हमारा कंस्ट्रक्टर उसमें यूज हो गया, बाइक इज क्रिएटेड, ये हमारा आउटपुट आ गया। क्या रूल है? इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अभी तक तो हम कंस्ट्रक्टर बना नहीं रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर कहीं ना कहीं से तो आ रहा था, वो कंस्ट्रक्टर हमारा आ रहा था हमारे कंपाइलर से। तो कंस्ट्रक्टर मीन्स एज द नेम इज इंडिकेटिंग कंस्ट्रक्ट करता है, तो कंस्ट्रक्ट मतलब मेमोरी एलोकेशन इन जावा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट डिस्प्ले द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हमें अपना कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम क्या करें? देखो हमने क्या कहा, स्टूडेंट 3 एक क्लास में एक दो मेंबर बना लिए, यहाँ पे हमने एक डिस्प्ले मेथड बना लिया, स्टूडेंट S3 S1 न्यू S3 हमने डिक्लेयर किया, S3 ही क्लास का एक और ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर करा और S1 को डिस्प्ले करा दिया और S2 के थ्रू भी डिस्प्ले करा दिया। तो हमें दोनों बार में क्या मैसेज मिले? 0 एंड नल, 0 एंड नल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे तो डिस्प्ले मेथड कॉल करा है ना, हमने इन दोनों मेंबर्स को, जो भी हमारा आईडी और नेम था, उनको हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। इस चक्कर में हमारे को क्या वैल्यू मिली? क्योंकि 0 बाय डिफॉल्ट दिया जाता है, नल जो होता है उसका फर्दर नेम होता है, मतलब स्ट्रिंग के लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है, इसलिए हमें ये वैल्यू मिल गई। तो अब क्या करें हम इसके अंदर या तो हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लें या फिर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते थे। सो अभी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसके अंदर हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। इसी प्रोग्राम को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे गेट डेटा की जगह व्हाट आई कैन से, यहाँ पे हटा दो इसको, इसका नाम रख देते हैं जो हमारी क्लास का नाम है। हमारी क्लास का नाम क्या है? student_1। बाकी आपको यहाँ पे अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं आप, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दो। इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम यहीं पे इनिशियलाइज करा देते हैं वैल्यू, और नेम हम इसको दे देते हैं आर्यन। लेकिन अब इसमें ये होगा कि जितने भी वेरिएबल आप बनाओगे, जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट को ये सेम नाम देगा। तो अब हमारे को ये गेट डेटा वाला जो मेथड है, इसको हमें या लाइन है, इसको हमें कॉल नहीं कराना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हम आगे लाइन लगा देते हैं, ये हटा दिया हमने। सेव कर दो, दोबारा से हम टेस्ट करते हैं। जावा सी कंपाइल हो गया हमारा और हमारा रन भी हो गया। तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू क्या मिल गई हमें? आर्यन। देखो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कराया, मतलब अगर आप ये देखें तो मेथड का नाम देखें, सिर्फ हमारे को जब हम वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं, ये बाय डिफॉल्ट ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कराता है। तो ये मेरा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर इसी में मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना होता तो हमें सेम रखना था। इसमें हम क्या कर देते, जैसे कि हमने उस गेट डेटा फंक्शन में करा था, इंटीजर r और स्ट्रिंग n। बस इसमें फर्क क्या होता कि इसमें जो आप ऑब्जेक्ट बनाते उसमें फर्क आ जाता है। कैसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है? यहाँ पे हम नेम n1 n कर लेते हैं, और हमें यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो अब हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज अपने डिफरेंट कंस्ट्रक्टर के लिए दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं। जैसे S1 के लिए मैं दे देती हूँ 111 और S2 के लिए मैं दे देती हूँ अपना नाम। ठीक है, तो मैं ये इसको सेव कर देती हूँ, फिर दोबारा कंपाइल करके देखते हैं, फिर दोबारा रन करके देखते हैं। आ गया। पिछली बार क्या आया था? आर्यन, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था हमने। इस बार जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए पैरामीटर पास करा दिए, जो कि हमारे इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर चले गए हैं। तो आर पहली बार जब S1 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो आर था हमारा 111 और n था आर्यन। जब दूसरी बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब दूसरी बार दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये आर जो होगा 222 होगा और जो n होगा वो राखी हो जाएगा। तो ये हमारा, तो अभी हम इस प्रोग्राम से समझ लेते हैं। ये प्रोग्राम मैंने आपको रन करके दिखा दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। कैसे पता चला कंस्ट्रक्टर है? जो हमारी क्लास का नाम है वही मेरे मेथड का नाम है, ये मुझे पता चल गया। ये मेरे पैरामीटर्स हैं जो मैं इसके अंदर रिसीव कर रही हूँ। अब हमें आगे समझना है हमारे को, जब हम इस स्टेटमेंट को कॉल कराते हैं, इस स्टेटमेंट के कॉल करने से यानी कि student4 मेथड इज बीन कॉल्ड, यानी कि कंस्ट्रक्टर इज बीन कॉल्ड, constructor is been called, 111 will be saved into stored into I and current will be saved into n. Now id of S1 is a reference variable. It is having two members, id and name.
In ID, it will receive 111, and in name, it will receive Karan. When the another object has been created S2, again it will get a memory of for ID and name. Now I am inputting the value of 222 to I and RN to N. So 222 will be saved here and RN will be saved here. Now this all of the both object has been created with some value. So now what we have to do, we come on to the display. Now display function is there, 111 and a one blank space, Karan will be printed. In another case, when the S2 call display method, then 222 and RN will also be displayed. So this will be our execution for तो अब हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, क्योंकि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो भी एक मेथड ही है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है, जो क्लास का नाम है वही उस मेथड का नाम होता है, जबकि मेथड कैन बी एनीथिंग। तो हमारे पास क्या डिफरेंसेस हैं? फर्स्ट, a method is used to expose the behavior of an object. A constructor is used to initialize the state of an object. इनिशियलाइज करने के काम आता है, जो भी वैल्यू हमें इनिशियली करानी होती है वो काम करता है। ए मेथड मस्ट बी ए रिटर्न टाइप, बट कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। द मेथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली, जैसे हमने मेथड को कॉल कराया था s1.display, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली कॉल करते हैं, जैसे कि हम एक बार देख रहे हैं। इफ हम इसमें बात करें तो s1.display को हमने कॉल कराया, डिस्प्ले जो था वो मेरा मेथड था, और यहाँ पे हमने क्या किया था, जब हमने स्टूडेंट क्लास है उसका s1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बनाया न्यू स्टूडेंट, ये तो मेथड है इसका डिक्लेयर करने का, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये इम्प्लिसिटली कॉल होता है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिटली कॉल होना। इसमें हमने s1.student करके कॉल नहीं कराया, क्योंकि s1 मींस रेफरेंस देके हमने किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कराया, जबकि हम मेथड जो होती है वो रेफरेंस देके करते हैं। The method is not provided by the compiler in any case. Method हमारे अपने होते हैं जो हमें डिक्लेयर करने होते हैं, लेकिन कंपाइलर के केस में अगर आप कोई मेथड कोई कंपाइलर डिक्लेयर नहीं करते हो, तो हमारा जो जावा कंपाइलर होता है वो मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम, ये एक रूल है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है, लेकिन कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम सेम क्लास का नाम नहीं होना चाहिए, तो ये रूल्स हैं। सो आई होप ये आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड व्यू ऑल होल कंप्लीट वीडियोस।